UML is a standard language for specifying, visualizing, constructing and documenting the artifacts of software system. ये definition हम पहले भी देख चुके हैं कि चार चीजें बहुत important है: specifying, visualizing, constructing and documenting the artifacts of software system. मतलब जो भी हम software system develop कर रहे हैं तो specification भी वहां पर show हो जाता है, हम उसका graphical representation भी देख लेते हैं, हम डिजाइन जो भी फाइनल होती है उसके बेस पे हम कंस्ट्रक्शन भी कर लेते हैं और हम डॉक्यूमेंटेशन भी उसका ऑटोमेटिकली ड्रैग एंड ड्रॉप जो हम करते हैं टूल्स को, उससे डॉक्यूमेंटेशन भी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। UML was created by Object Management Group, OMG। कल की क्लास में मैंने इसके बारे में आपको बताया था, तो कोई बता सकता है कि who created this group OMG, Object Management Group? किसने बनाया है ये ग्रुप? कोई बता सकता है क्या? यदि आपने लेक्चर मैम वो नाम था मैम, अभी ऐसे का नाम था, अभी हाल में ऐसे का नाम था मैम, वो याद नहीं आ रहा मेरे को, पता है पर नहीं आ रहा है। अच्छा, ग्रेडी बूच, रंबाक और जैकॉब्सन, ये तीन पर्सन थे जिन्होंने इस ग्रुप को क्रिएट किया था, ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप। यही था। ठीक है, और बुक भी इसी नाम से चलती है, आपको इससे ध्यान रखना चाहिए। UML 1.0 specification draft was proposed to the OMG in January 1997, जहां से ये शुरू हुआ था। ठीक है, who proposed it? कौन बताएगा? मैंने ये वाला नाम क्यों बताया था? अली बहरामी। ठीक है ना, ये नाम ध्यान रखा करो, अभी तो है, यदि MCQs आ गए तो ये नाम तो पता होने चाहिए। ओ माय गॉड जो है, मतलब ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप जो है, इज कंटिन्यूअसली मेकिंग एफर्ट्स टू क्रिएट अ ट्रूली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। मतलब वो UML आपको पता है ना, मेनली तो इंडस्ट्री में ही काम आएगा, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे। जब आप एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर या एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर या एज अ टीम लीडर या एज अ टीम मेंबर, जब भी एज अ वॉट एवर यू ज्वाइन, आपको वहां पर सॉफ्टवेयर ही डेवलप करना है। और जब भी आपको एप्लीकेशन डेवलप करना है तो आपको एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए HDLC को फॉलो तो करना ही पड़ेगा। तो जो भी इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो है ओ माय गॉड जो ग्रुप है वो काम कर रहा है। And UML, you know, stand for Unified Modeling Language, and this language is very different from the other programming language like C++, Java, COBOL, etc. because we know that UML is a pictorial language used to make software blueprints. हम जो भी एप्लीकेशन बनाने वाले हैं उसका जो ब्लूप्रिंट है वो हम क्या करने वाले हैं, उस ब्लूप्रिंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डिजाइन। हम अपने सॉफ्टवेयर को ब्लूप्रिंट के फॉर्म में यूज करेंगे। इट इज जस्ट अ ग्राफिकल लैंग्वेज, इट इज जस्ट अ पिक्टोरियल लैंग्वेज, इट इज नॉट एट ऑल अ प्रोग्रामिंग और इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज। Although UML is generally used to model software systems and it is not limited within this boundary, it is also used to model non-software system as well, जिसके मैं हमेशा आपको एग्जांपल देती रहती हूँ। सिविल इंजीनियर्स जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, या मैकेनिकल इंजीनियर कोई मशीन की डिजाइन करते हैं, या कोई यूनिट डिजाइन करते हैं, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कोई पावर ग्रिड सिस्टम डिजाइन करते हैं, कहीं भी सिस्टम पे आप करो, यहाँ पर ये फॉलो जरूर होता है, क्योंकि आपको एक प्रोसेस का जो फ्लो है, जो स्टेप्स है, उसको हमेशा आपको फॉलो करना चाहिए। UML डायग्राम कल की क्लास में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, आज की क्लास में मैं इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी। स्टैटिक और डायनेमिक डायग्राम की कैटेगरी आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे कि सीक्वेंस स्टैटिक में आएगा या डायनेमिक में आएगा। आपको यदि उस पर्टिकुलर डायग्राम की वर्किंग पता है, वो काम कैसे करते हैं, आपको यदि ये पता है, तो आप ऑटोमेटिकली आप क्या कर सकते हो, आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं, आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा। चलिए, आज इस स्लाइड का जो लास्ट डायग्राम है, जो कल की क्लास में बताना रह गया था, अभी तक हमने जितना भी OOAD पढ़ा उसमें हमें एक चीज समझ में आ गई कि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स इन द HDLC। मतलब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जब कर रहे हैं किसी भी एप्लीकेशन का, तो हम जब उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जब हम कॉन्सेप्ट उसमें इनकलकेट करते हैं, तो वो जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो हमारे बहुत काम में आते हैं, राइट। तो वो जो कॉन्सेप्ट है, आप उन दोनों का मतलब OO का और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन इज एडवांटेज टू अस। और
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। हमने ये भी पढ़ा था हमारी फर्स्ट या सेकेंड क्लास में कि OOA और OOD, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस पहला पार्ट है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन उसका दूसरा पार्ट है। यदि ये दोनों पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं तब हमारा जो कंस्ट्रक्शन वाला फेज जो है आता है। मतलब इंसेप्शन और इलाबोरेशन, ये जो दो मेनली फेजेस हैं, इस पे हम क्या काम करते हैं, इस पे हम ये काम करते हैं कंस्ट्रक्शन और इलाबोरेशन पे। मेन हमारा काम यही होता है कि हमें जो है आपको एम्फेसिस करना है एनालिसिस और डिजाइन पर। तो ये जो डायग्राम है वो थोड़ा बहुत एनालिसिस और डिजाइन को ही डिपिक्ट करता है। आपने अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट जो है इस डायग्राम को आपको रिलेट करेंगे। तो सबसे पहले आपका आता है OO एनालिसिस। मतलब एक पार्ट जो है वो OO एनालिसिस का है, जो नीचे वाला पार्ट है वो OO डिजाइन का है और बीच में कुछ दूसरे पार्ट्स हैं। मतलब डायग्राम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, ठीक है, दैट इज P1, P2 एंड P3। ठीक है, तो हमें इन्हीं पार्ट्स पर क्या करना है, डिस्कस करना है। जो पहला वाला पार्ट है दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। अब आपको पता है कि जब आप एनालिसिस करते हो तो वहां पर जो फेज आता है वो आपका हमेशा इंसेप्शन फेज आता है, राइट। तो ये जो आपका इंसेप्शन फेज होता है, इंसेप्शन फेज पे मेनली आप करते हो कम्युनिकेशन एंड थोड़ी बहुत प्लानिंग, क्योंकि जो बची हुई प्लानिंग होती है वो आपकी इलाबोरेशन फेज में आती है, राइट। और ओ एनालिसिस जो है इसमें इंसेप्शन प्लस इलाबोरेशन दोनों ही जो फेजेस हैं वो यहाँ पर यूज करते हैं आप। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, यू विल आइडेंटिफाई डिफरेंट एक्टर्स, क्योंकि आपको जब यूज केस डायग्राम मैंने लेबोरेटरी में पढ़ाया था तब आपको वहां पर एक चीज पढ़ा दी थी प्रैक्टिकल टाइम पर कि यूज केस डायग्राम में रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट के टाइम ही वो क्रिएट हो जाता है, हम उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। इसलिए इंसेप्शन फेज से ही यूज केस डायग्राम को तो आपको हमेशा कंसिडर करके चलना ही है। और एक्टर्स आर द पार्ट्स ऑफ ए यूज केस डायग्राम। तो आप पहले एक्टर को आइडेंटिफाई करेंगे। एक्टर को आइडेंटिफाई करने के बाद यू विल डेवलप यूज केसेस। आप क्या करोगे, एक यूज केसेस डेवलप करोगे और यूज केसेस डेवलप करने के बाद आप एक्टिविटी डायग्राम भी बनाओगे। मतलब आपका यूज केस डायग्राम अब बन गया है क्योंकि एक्टर आ गए आपके पास, यूज केसेस आ गए, तो आपको पता है कि कौन सा एक्टर किस यूज केस से इंटरेक्ट करेगा। फिर उसके बाद आपको बनाना है एक्टिविटी डायग्राम। और एक्टिविटी डायग्राम अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैंने आपको ये जरूर बताया कि एक्टिविटी डायग्राम इज अ टाइप ऑफ अ कम्युनिकेशन डायग्राम, that how you are communicating in a system is represented by activity diagram। तो आप इसका एक प्रोटोटाइप जो है वो तैयार कर लेंगे। फिर आप डेवलप करेंगे इंटरैक्शन डायग्राम। इंटरैक्शन डायग्राम में आपको पता है 2 डायग्राम आते हैं, कौन कौन से, एक आता है आपका सीक्वेंस डायग्राम और दूसरा आता है आपका कोलैबोरेशन डायग्राम। तो ये दोनों डायग्राम को आप कहाँ करोगे यूज, आप करोगे इंटरैक्शन डायग्राम में। अभी ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि अभी मैंने आपको ये पढ़ा ही नहीं है। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने सिर्फ इनके नाम सुने, आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं है, राइट। फिर आपके पास आता है आइडेंटिफाइंग द क्लासेस, रिलेशनशिप बिटवीन दोज क्लासेस, एट्रीब्यूट ऑफ द क्लासेस एंड मेथड्स ऑफ द क्लासेस। इट मींस दैट अब यहाँ पर आप बनाएंगे आपका क्लास डायग्राम और डोमेन डायग्राम। ये 2 डायग्राम आपके यहाँ पर बन जाएंगे एंड देन यू विल कंटिन्यूअसली रिफाइन एंड इटरेट। मतलब ये इटरेटिव प्रोसेस है, साइकिल वाइज साइकिल चलती जाएगी और आप यहाँ पर रिफाइनमेंट जो है वो करते जाएंगे। एक चीज आपने नोटिस करी, यहाँ पर जितने भी मैंने डायग्राम बनाए हैं दैट ऑल डायग्राम बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ डायनामिक डायग्राम्स। चाहे हम एक्टिविटी की बात करें दैट इज ऑल्सो डायनामिक डायग्राम, हम इंटरेक्शन की बात करें दैट इज ऑल्सो डायनामिक डायग्राम, ठीक है। हम जो भी करें ये सारे डायनामिक डायग्राम्स की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जो क्लास डायग्राम है हमारा वो स्टैटिक डायग्राम है। इसका मतलब एनालिसिस जो फेज है हमारा, जो इंसेप्शन है, हमारा जो इलाबोरेशन है, चाहे वो कोई भी फेज हो, सभी मैक्सिमम साइकिल्स को फॉलो कर रहे हैं। मतलब अपडेशन तो होना है लेकिन उस पर्टिकुलर साइकिल के लिए वो स्टैटिक रहेंगे और उस पर्टिकुलर साइकिल के लिए वो डायनामिक रहेंगे। इसलिए कंफ्यूज मत होना कि मैडम आपने तो कहा था कि
जो क्लास डायग्राम है वो स्टैटिक होता है, वो चेंज नहीं हो सकता। वो चेंज हो सकता है जब उसकी सेकंड साइकिल परफॉर्म होगी, वो चेंज हो सकता है जब उसकी थर्ड साइकिल परफॉर्म होगी। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। फिर आपका आता है यहाँ पर ओ डिजाइन, जो हमारा थर्ड नंबर पर है। तो डिजाइन में हम क्या करने वाले हैं, हमने जो चीजें एनालिसिस में रेडी कर ली है वही हम डिजाइन में इंप्लीमेंट करने वाले हैं, उन्हीं चीजों को हम डिजाइन में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर भी वही चीजें होगी, बस हर चीज क्या क्या आ जाएगा आपका डिजाइन। डिजाइन क्योंकि आपको जो भी आपने यहाँ पर डिस्कस किया है या डेवलप करने की आप प्लानिंग कर रहे हो, उसको आपको अल्टीमेटली डिजाइन में यहाँ पर कन्वर्ट करना है। तो जितनी भी क्लासेस है, जितने भी मेंबर फंक्शंस हैं, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, आप उसकी डिजाइनिंग जो है वो शुरू कर देंगे अकॉर्डिंग टू यूज केस डायग्राम। उसका आप इंट्रैक्शन कर देंगे, कौन किसका यूज करेगा, हर चीज आप यहाँ पर जो है वो कर देंगे। ठीक, तो आप यहाँ पर बिल्ड करना शुरू कर देंगे यूएमएल क्लास डायग्राम्स। उसके बाद जितने भी अदर डायग्राम्स हैं आपको सबकी डिजाइनिंग जो है करनी है। लेकिन ओ डिजाइन और ओ एनालिसिस के बीच में दो फेजेस आते हैं, सॉरी एक फेज आता है जिसमें आप अदर वर्क भी कर रहे हो। तो यहाँ पर एक तो है लेयर्ड अप्रोच, ये कल की क्लास में हमने पढ़ा था। लेयर्ड अप्रोच में 3 अप्रोच होती है। सबसे नीचे होती है एक्सेस लेयर, जो अपने डेटाबेस को मैनेज करती है। उसके बाद होती है आपकी बिजनेस लेयर, जिसमें आपके सारे बिजनेस के रूल्स और रेगुलेशन मेंटेन रहते हैं। और लास्ट में आपकी रहती है यूजर लेयर, जो एप्लीकेशन से आपकी क्या करती है, इंटरेक्ट करती है, दैट इज द यूजर लेयर। तो ये हमारा जो लेयर्ड आर्किटेक्चर है, इट विल गिव अ बेस टू अवर एप्लीकेशन। और यूएमएल बेस्ड मॉडलिंग, आप यूएमएल बेस्ड मॉडलिंग तो है वो कंटिन्यूअसली करते रहोगे, क्योंकि आप यूज केस डायग्राम से लेकर डिप्लॉयमेंट डायग्राम तक सारे डायग्राम को क्या करोगे, बनाओगे। तो यहाँ पर जब मैं बात करूं तो इट इज द रिपोजिटरी ऑफ यूज केसेस डिजाइन, यूजर इंटरेक्शन, एनी पास्ट एक्सपीरियंस, पैटर्न्स, डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेसेबिलिटी। देखो इसमें सारी चीजें आ गई। क्यों सारी चीजें आ गई, क्योंकि आप यूज केस से शुरू करोगे, आप उसमें मॉडलिंग करोगे, फिर आप सारे जितने भी टाइप के डायग्राम है वो बनाओगे, और फाइनली आप डिप्लॉय कर दोगे उसको कस्टमर को। कस्टमर जब उसको यूज करेगा तो उसको फीडबैक मिलेगा। फीडबैक मतलब पास्ट एक्सपीरियंस, मतलब हमारे लिए वो पास्ट एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप वापस से रीडिजाइन करोगे, वापस से आप साइकिल को चलाओगे, फिर आप रिलीज करोगे, फिर पास्ट एक्सपीरियंसेस से कोई चेंजेस आते हैं तो फिर उसके बेसिस पे रीडिजाइन करोगे। मतलब इस तरह से आप अपने सिस्टम को री इंजीनियर करते रहोगे। तो ये जो प्रोसेस है, मतलब ये जो कंस्ट्रक्शन की प्रोसेस है, जहां पर कंपोनेंट जो है वो बार बार रीडिफाइंड हो रहे हैं, बार बार चेंज हो रहे हैं, उसकी क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो रही है। तो ये जो प्रोसेस है कंटिन्यूअसली चलती जाएगी। तो अभी तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया, ये उन सबका एक टोटल बोल सकते हैं कि रिकैप है, एक शॉर्ट डायग्राम है, जिसके बेसिस पे आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आपका जो सिस्टम है वो किस तरह से वर्क करेगा। क्लियर? सो लेट मी आस्क इफ एनीबडी हैविंग एनी डाउट, एनीबडी हैविंग एनी डाउट, एनीबडी हैविंग एनी क्वेश्चन? हाँ बेटा बोलो। लेयर्ड अप्रोच आपने कितने टाइप्स, 3 टाइप कौन कौन से बताए थे? एक यूजर हो गया, और किस चीज के 3 टाइप पूछ रही हो आप? लेयर्ड अप्रोच की 3 टाइप्स लेयर्ड बताए ना अप्रोच आपने? की, एक मिनट मैं फिर से बता देती हूँ। लेयर्ड अप्रोच जो होती है, लेयर्ड अप्रोच जो है वो 3 लेयर में डिवाइड है। जो पहली लेयर है वो होती है यूजर लेयर, जिसको आप इंटरैक्शन लेयर या कुछ और भी बोल सकते हो, हर बुक में अलग अलग नाम है, हमने यूजर लेयर नाम दिया क्योंकि हमें उससे याद रहेगा। यहाँ पर आपकी रहती है एप्लीकेशन जो आप डेवलप करते हो। तो यूजर जो है वो कंटिन्यूअसली क्या करता है, वो एप्लीकेशन से इंटरैक्ट करता है, कम्युनिकेट करता है, इसलिए एप्लीकेशन यूजर लेयर सबसे ऊपर होती है। यूजर लेयर के बाद आती है आपकी बिजनेस लेयर, और ये बिजनेस लेयर मिडिल में इसलिए आती है क्योंकि यहाँ पर सारे लॉजिक्स जो हैं, या आप कह सकते हो कि जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं आपके, आपकी बिजनेस से रिलेटेड, वो सारे यहाँ पर डिफाइंड रहते हैं, जो हमेशा यूजर को फॉलो करना रहता है।
और बिजनेस लेयर के बाद यहाँ पर होती है लास्ट में एक्सेस लेयर, और एक्सेस लेयर में आपका आता है डीबीएमएस, मतलब डेटाबेस। तो डेटाबेस मतलब जो भी आप यूजर कोई क्वेरी फायर करता है तो वो क्वेरी जो है बिजनेस लेयर के थ्रू एक्सेस लेयर पर आएगी, और एक्सेस लेयर जो है उस क्वेरी को डेटाबेस से रिट्राइव करेगा। आई बात अंजलि समझ में? यस मैम। ये 3 लेयर होती है, ठीक है? अभी क्लियर है लेयर्ड अप्रोच? यस मैम। ओके ओके ओके, चलिए। तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन, सबको क्लियर है कॉन्सेप्ट? और एक बार आप स्टडी करिए, कहीं भी आपको कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो यू आर प्लीज वेलकम टू लेट मी नो, अपन आगे का देखते हैं। स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल? यस मैम। ओके, देखिए यहाँ पर ओओडी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर, यूनिफाइड प्रोसेस यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन उसके फेजेस, इंसेप्शन, इलाबोरेशन, कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांजिशन क्लियर। यूएमएल डायग्राम से हमने शुरू किया, व्हाट इज यूएमएल डायग्राम, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूएमएल डायग्राम क्लियर। यूज केस डायग्राम क्लियर, हाफ, कितना हाफ? 50%, क्योंकि अभी अपन ने इसको लैबोरेटरी में कवर किया है। आज की क्लास में जो मैं आपको देखो इंसेप्शन क्लियर, क्योंकि हमने यूज केस मॉडलिंग पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज रिलेटिंग यूज केस, इंक्लूड, एक्सटेंड, जनरलाइजेशन। आज की क्लास में हम ये कवर अप करेंगे, फिर लास्ट में जब हम पूरा पढ़ लेंगे तब हमारी आएगी केस स्टडी, दैट इज नेक्स्ट जनरेशन पीओएस सिस्टम। ये हमारी लास्ट क्लास में हम कवर अप करने वाले हैं, क्लियर? तो टुडेज टॉपिक is include, extend and generalization, when to use use cases और applications of use cases। देखते हैं कितना कवर अप कर पाते हैं। थोड़ा थोड़ा नॉलेज जो है मैं आपको एक्सटेंड का और इंक्लूड का दे चुकी हूँ, लेकिन आई वुड लाइक टू एड अपॉन सम मोर नॉलेज इनटू इट, ताकि अगली बार जब भी आप अपना खुद का यूज केस बनाओ तो कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम बेस्ट क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है? देखिए सबसे पहले आता है एक्सटेंड रिलेशनशिप। It represent exceptional or seldom, seldom मतलब rare, invoked cases, जो cases कभी कभी ही आपके इन्वोक होते हैं, या जो एक्सेप्शन है कि होते तो हैं पर जरूरी नहीं है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं हो सकते हैं, कंपलसरी नहीं है कि होंगे ही होंगे, उसको हम डालेंगे एक्सटेंड की कैटेगरी में। किसको किसको डालेंगे? जो सेल्डम मतलब कभी कभी इन्वोक होते हैं या इन्वोक हो सकते हैं, ऐसे जो केसेस हैं उनको हम डालेंगे एक्सेप्शनल की कैटेगरी में। द एक्सेप्शनल इवेंट फ्लोज आर फैक्टर्ड आउट द मेन इवेंट फ्लो फॉर द क्लैरिटी, मतलब हम उसको मेन इवेंट से अलग रखेंगे, उसको उसके बाद में रखेंगे ताकि हमारा जो सिस्टम का फ्लो है वो नहीं बिगड़े। जैसे पैसेंजर है, पैसेंजर जो है वो परचेस टिकट कर रहा है, परचेस टिकट कर रहा है तो उसके बहुत सारे एक्सटेंड हो सकते हैं कि जब वो टिकट परचेस कर रहा है तो हो सकता है उसको टिकट मिले ही नहीं क्योंकि बुकिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, आउट ऑफ ऑर्डर जिसको बोलते हैं कि अब ही इज नो मोर बी एबल टू परचेज एनी काइंड ऑफ टिकट, या कैंसल हो सकता है, वो उसने टिकट तो बुक कर दिया है, वो आउट ऑफ ऑर्डर उसको नहीं हुआ हो लेकिन ड्यू टू सम फैमिली प्रॉब्लम्स उसको टिकट कैंसिल करवानी पड़ रही है। देन इट मे प्रॉब्लम दैट नो चेंज, जैसे एयरलाइंस में होता है कि आपने टिकट तो कर लिया पर आप उसको किसी और को एक्सचेंज नहीं कर सकते, आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो तो आपके नाम का, आपको उसको अल्टीमेटली कैंसिल करके उसका रिफंड ही लेना पड़ेगा यदि रिफंड इज एप्लीकेबल। फिर टाइम आउट हो सकता है कि वो बस की जो टिकट है वो मिनिमम टाइम पीरियड के लिए ओपन हुई हो, अब उसका जो टाइम आउट हो गया हो, मतलब देखो these are all the factors which may happen but it is not compulsory that ये हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। तो ऐसी चीजों को मतलब जो आउट ऑफ फ्लो है, मतलब परचेस टिकट में ये सब चीजें हो सकती है बट कंपल्सरीली नहीं हो सकती है, इट मे इन्वोक, तो इसको आपको हमेशा रखना है
एक्सटेंड की कैटेगरी में। अब मेन चीज, द डायरेक्शन ऑफ अ एक्सटेंड रिलेशनशिप इज टू द एक्सटेंडेड यूज केसेस। इसकी जो एरो है, ये एरो जो है आपको कहाँ बनाना है, टुवर्ड्स द मेन यूज केस। इसका जो एरो बनाना है दैट इज टुवर्ड्स द मेन यूज केस। एक और, एक्सटेंड्स इनवैलिड पासवर्ड्स। इनवैलिड जो पासवर्ड है इसका जो है लॉगिन अकाउंट, लॉगिन हम अकाउंट हमारा मेन यूज केस है। जब हम लॉगिन करते हैं और हम रॉन्गली लॉगिन कर देते हैं तो हो सकता है इनवैलिड पासवर्ड हमारे पास आए, तो ये भी एक्सटेंड की कैटेगरी में जाएगा। एरो जो है वो मेन जो है आपका उसके तरफ लगेगा। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। So extend indicates that invalid password use case may include subject to specify the extension, the behavior specified by use case account, login account। मतलब हमारा जो मेन अकाउंट है लॉगिन अकाउंट, उसका जो सब यूज केस हो सकता है, उसका जो पार्ट यूज केस हो सकता है दैट इज द इनवैलिड पासवर्ड विच मे हैपन और विच मे इन्वोक और विच मे नॉट इन्वोक। यदि पासवर्ड करेक्ट है तो वो कभी इन्वोक होगा ही नहीं। जो हमारी एरो है, मतलब इसमें हमेशा डॉटेड एरो जो है वो यूज होता है, हमेशा डॉटेड एरो यूज होता है। और इसमें जो एरो का हेड है, ठीक है, इसको बोलते हैं एरो हेड। तो जो एरो हेड होता है वो हमेशा बेस यूज केस की तरफ रहता है, और जो उसकी टेल रहती है वो हमेशा चाइल्ड यूज केस की तरफ रहती है। और इसका जो स्टीरियोटाइप है, स्टीरियोटाइप का मतलब होता है इस लाइन के जो ऊपर लिखा रहता है ये स्टीरियोटाइप, ये स्टीरियोटाइप इज डिनोटेड बाय एक्सटेंड। और इसका मतलब होता है ये एक्सटेंड रिलेशनशिप को शो कर रहा है। किसी को कोई डाउट एक्सटेंड में? एक्सटेंड का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि एक्सटेंड क्या करता है? एक्सटेंड ये करता है कि कुछ स्टूडेंट ने, अभी मैंने देखा कि 18 पार्टिसिपेंट्स हो गए, कुछ स्टूडेंट ने लेट ज्वाइन किया है, हो सकता है उन्होंने मेरा मैसेज नहीं देखा आज मॉर्निंग में। तो आपको यदि कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। मतलब आप भले ही आपने लेट ज्वाइन किया है, आई एम नॉट टेलिंग कि आपने लेट क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि यदि मेरा ये डेडिकेटेड वाला लेक्चर रहता तो मैं जरूर ऑब्जेक्शन लेती कि आपने लेट ज्वाइन किया, हो सकता है आपने मैसेज लेट पढ़ा हो। लेकिन आपके पास कोई डाउट है ना तो प्लीज पूछ लीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन किया है। तो आप प्लीज क्वेश्चन जरूर पूछ लीजिएगा यदि आपको डाउट होता है तो। आई होप एक्सटेंड इज क्लियर टू यू। मैंने पहले भी आपको एग्जांपल्स दिए हैं एक्सटेंड के, जहां पर भी, जैसे सपोज देखो, यदि ये रिसेप्शन है और यदि ये रिसेप्शन का फोन है, तो कुछ क्वेरीज ऐसी होती हैं जो रिसेप्शनिस्ट ही सॉल्व कर देती है, पर कुछ ऐसा होता है कि आप उस कॉल को एक्सटेंड करते हो टू सम एक्सटेंशन। सपोज सीएस डिपार्टमेंट के एचओडी के लिए आया है फोन, तो रिसेप्शन क्या करेगी, रिसेप्शनिस्ट उसको फॉरवर्ड कर देगी टू द सीएस एचओडी, यदि इंटरकॉम लगा हुआ है तो दिस इज द एक्सटेंड कि यदि सीएस डिपार्टमेंट के एचओडी के लिए फोन आया है तो ही उनको कॉल ट्रांसफर होगा, अदरवाइज कॉल ट्रांसफर नहीं होगा। तो दैट इज योर एक्सटेंड। फिर जैसे मोबाइल की बात करूं तो मोबाइल में आप यदि किसी को कॉल करते हो तो हमेशा कॉल लगेगा ये जरूरी नहीं है। उसमें बहुत सारे एक्सटेंड वाले ऑप्शन रहते हैं, वेटिंग स्टेट आ सकती है, या रॉन्ग फोन नंबर डायल आ सकता है, मतलब बहुत सारी चीजें आ सकती है। उसमें कॉल डाइवर्शन आया रह सकता है। देखो, तो आपका माइंडसेट हमेशा फ्री होना चाहिए कि बेस्ट पॉसिबल क्या क्या आपके सिस्टम में हो सकता है, आपको उतने इंक्लूड और उतने एक्सटेंड्स जो है हमेशा सिस्टम में रखना है, क्योंकि जितना अच्छा यूज केस डायग्राम होगा उतना अच्छा आपका सिस्टम बनेगा। ये हमेशा मैं आपको बोलती आ रही हूँ। अब आता है आपका इंक्लूड। इंक्लूड रिलेशनशिप रिप्रेजेंट्स बिहेवियर दैट इज फैक्टर्ड आउट ऑफ यूज केस। मतलब ये भी यूज केस से अलग ही रहता है, मतलब ये पॉइंट कॉमन है एक्सटेंड और इंक्लूड का। मतलब ये पहला बेस यूज केस है तो इसका चाइल्ड यूज केस रहेगा, मतलब इस यूज केस से इट विल बी डिफरेंट यूज केस। फैक्टर्ड आउट मतलब उससे अलग यूज केस रहेगा, और फैक्टर्ड आउट इसलिए रहेगा क्योंकि यहाँ पर सारे मेन यूज केसेस आएंगे। तो मेन यूसेस के फ्लो को वो ये वाला जो है इट विल नॉट
डिस्टर्ब द फ्लो ऑफ मेन यूज केस, राइट। तो इसलिए एक चीज ध्यान में रखनी है, ये मेन यूज केस से अलग होता है। Includes behavior is factored out for reuse, not because it is an exception. And include relationship is to using the use case. Unlike extends, मतलब extend नहीं होगा, may not be used, may be may not be वाली condition नहीं होगी, include मतलब होगा ही होगा। जैसे आपने कोई टिकट परचेस किया है तो पे मनी, आपने कोई टिकट परचेस किया है, ये सपोज यहाँ पर परचेस टिकट, तो जो है पे मनी उसका एक्सटेंस नहीं रहेगा, उसका हमेशा इंक्लूड रहेगा, फ्री में टिकट नहीं मिलते। ठीक है, आपने टिकट परचेस किया है, बस में सीट बुक की है, तो आपको पे मनी करना ही करना है। अब सपोज इसी यूज केस को मैं फर्दर बताऊं कि पे मनी, आपको यदि पे मनी करना है तो पे मनी में जरूर आप यहाँ पर एक्सटेंड लगा सकते हो कि पे मनी में आप एक्सटेंड कैसे करोगे, पे मनी में आप एक्सटेंड कैसे करोगे, वेट अ मिनट, हाँ, पे मनी में आप एक्सटेंड कैसे कर सकते हो, बाय पेटीएम, बाय नेट बैंकिंग, बाय यूपीआई, बाय फोन पे, वो ऑप्शन हो सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? यस मैम। इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर, बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। देखो, परचेस टिकट, परचेस सिंगल टिकट, परचेस मल्टी टिकट, दो है यहाँ पर, दोनों इंक्लूड क्या हो रहे हैं, कलेक्ट मनी। आप मल्टी टिकट बहुत सारे टिकट लो या सिंगल टिकट लो, आपको पैसा तो देना ही है। और उसके बाद एक्सटेंड आता है यहाँ पर कि आपने मनी पर तो लिया था, लेकिन आप रिफंड करेंगे कि नहीं, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। आप फुल अमाउंट करेंगे या आप कट करके करेंगे, हर चीज यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। इंक्लूड में फंक्शन आएंगे, मेरे पास चैट पे ये क्वेश्चन आया है, तो फंक्शन ही होते हैं यूज केसेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया ताकि दूसरों का कंफ्यूजन रिमूव हो जाए। आप चाहे तो इंक्लूड के साथ, देखो जैसे मैं आपको एक फ्रेश उस पे बनाकर दिखाती हूँ, जैसे आपकी ये सिस्टम की बाउंड्री है सपोज, अच्छा क्वेश्चन पूछा अमन, 1 2 3 4, ये इसके मेन यूज केसेस है, जिसको हमने बोला बेस यूज केस। यहाँ पर ये इसकी एक्टर्स हैं। एक्टर, ये वाला एक्टर पहला यूज करेगा, दूसरा यूज करेगा, ये वाला एक्टर सपोज तीसरा यूज करेगा, चौथा यूज करेगा, और ये वाला एक्टर दूसरा भी यूज करेगा। सपोज ये वाला आपका बेस यूज केस है, एंड सपोज दिस इज ऑल्सो योर बेस यूज केस। यहाँ पर जो सब डायग्राम बनेगा, मतलब यहाँ पर जो सब इलिप्स बनेगा, ये भी आपके यूज केसेस ही होंगे, जिसको आप फंक्शन ही बोलोगे। प्लीज माइंड इट कि आपके जितने भी सब यूज केसेस बनते हैं, ऑल सब यूज केसेस आर फंक्शन ओनली। जैसे आपने यहाँ पर परचेस टिकट आपने लिया और यहाँ पर आपने एक्सटेंड्स करके लिखा कि रिफंड मनी, तो ये जो रिफंड मनी है ये भी अपने आप में फंक्शन ही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो आपने क्वेश्चन पूछा है मैं उसका भी आंसर अभी ही दे देती हूँ, क्योंकि अभी स्लाइड में वैसे भी वो बताना ही है। हर जो इलिप्स आपने बनाया है वो जो है वो फंक्शन ही होता है। जैसे आपने यहाँ पर लिखा व्हीकल, और यहाँ पर 4 व्हीलर और 2 व्हीलर, उसके यदि आपने स्पेशल क्लासेस दी है तो उस केस में यूज केसेस ही रहेगा, पर जो रिलेशनशिप रहेगी उस यूज केसेस की वो स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन रहेगा। टू बी वेरी वेरी क्लियर, जैसे अभी मैं अभी एक और मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना अभी में, कि यदि ये आपका परचेस टिकट है तो परचेस टिकट जो है वो 2 तरीके से हो सकते हैं, उसमें एरो इस तरह से लगता है, ये वाला सिंगल और मल्टीपल। आप जो परचेस टिकट है वो सिंगल भी कर सकते हो, मल्टीपल भी कर सकते हो। तो ये दोनों उसकी स्पेशल फंक्शंस हो गए और ये उसका जनरलाइज फंक्शन हो गया।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? किसने पूछा था? अमन ने। कॉन्सेप्ट क्लियर? यस मैम। ओके, थैंक यू। चलिए, तो एक और एग्जांपल हम देखते हैं। प्लेस ऑर्डर इंक्लूड्स लॉगिन। लॉगिन आप नहीं करोगे तो आप ऑर्डर प्लेस कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे, ठीक है। या आप पासवर्ड नहीं डालोगे तो लॉगिन कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में जो सेकंड वाला है, जो सब चाइल्ड है, मतलब सॉरी जो चाइल्ड है, जो सब यूज केस है, वो आपका मैंडेटरी होता है, वहां पर आप इंक्लूड्स का यूज करेंगे। When a use case is depicted as using the functionality of another use case, the relationship between the use case is named as include। ठीक है अमन, यहाँ पर वो क्लियर हो गया आपका वाला पॉइंट कि वो भी यूज केस ही रहेगा, पर जब आप एक यूज केस जब मैम एक क्वेश्चन है यूज करेगा। हाँ अमन। मैम, जो इंक्लूड है मैम, मतलब दूसरे फंक्शन से मैम कनेक्टेड रहेगा मैम, वो ऐसा है मैम? जी हाँ, जी 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 जी। यस जो मैम। और एक्सटेंड जो है ना, सुनो मेरी बात अमन, जो एक्सटेंड है ना वो भी दूसरे फंक्शन से कनेक्टेड रहेगा, लेकिन उसमें ऑप्शन है कि मे और मे नॉट, पर इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें कंपलसरी है कि ओनली यस। यस मैम। यस पॉइंट बहुत माइनर सा डिफरेंस है इंक्लूड और एक्सटेंड में। इंक्लूड मतलब कि इस पहली वाली एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपको दूसरी की जरूरत लगेगी ही लगेगी, लेकिन जो एक्सटेंड था उसमें ऐसा नहीं था कि पहली वाली एक्टिविटी के लिए दूसरी लगेगी ही लगेगी, उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसमें ये था कि इट मे बी, इट मे नॉट बी, डिपेंडिंग अपॉन दी मैम। सिचुएशन और अ फैक्टर। ठीक। A use case include functionality described in another use case as a part of its business flow। आई बात समझ में कि उसको यदि यस फ्लो मैम। करना है, उसको पहले से सेकंड पे जाना है, तो उसको वो परफॉर्म करने, जैसे वो लॉगिन कर रहा है, लॉगिन को उसको यदि सक्सेसफुल बनाना है तो उसको पासवर्ड सही डालना ही पड़ेगा। दैट इज इंक्लूड। A user's relationship from base use case to a child use case indicate that an instance of a base use class will include the behavior as specified। देखो यूजर्स जो रिलेशनशिप होती है, जैसे एक्सटेंड होती है, जैसे इंक्लूड्स होती है यूजर्स, तो जो यूजर्स होती है वो इनहेरिटेंस को रेफर करती है, जो यूजर्स होती है वो इनहेरिटेंस को रेफर करती है, हैज अ रिलेशनशिप जिसको बोलते हैं, बताऊंगी आगे आने वाले टाइम में। Include relationship is depicted with a directed arrow having a dotted line. The tip of the arrowhead points to the child use case and the parent use case connected at a base of the arrow। ठीक है ना? सेम चीज वही है, जो एरो हेड है वो आपका बेस यूज केस पर आएगा, और जो सब यूज केस है वहां पर आपकी लाइन आएगी। ठीक। और इसका जो यस स्टीरियोटाइप मैम। रहेगा वो भी क्या रहेगा? इंक्लूड। यहाँ पर जो नेम लिखोगे वो क्या लिखोगे? इंक्लूड लिखोगे। ठीक। यस जनरलाइजेशन। मैम। यस मैम, जैसे अपन ने रजिस्ट्रेशन कोर्स का रजिस्ट्रेशन लिंक की मैम ओपन करी मैम, तो वो तो मैम ओपन तो अपने को लिखना ही है, साथ ही साथ उसमें लॉगिन भी करना पड़ेगा, तो मैम वो इंक्लूड हो जाएगा उससे। यस 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 यस, डेफिनेटली। मतलब आपका जो डायग्राम है ना, आपका जो डायग्राम है वो डायग्राम हमेशा पार्ट में बनेगा मन, कि जो मतलब जो सबसे मेन यूज केसेस होंगे वो बाउंड्री के पास में आएंगे, फिर उसके बाद के जो यूज केसेस रहेंगे वो उसके बाद में आएंगे, जो उसको इंक्लूड करते हैं। जैसे आपका ट्री कैसे बनता है ना, ट्री जैसे मैनर में ही आपके जो है वो डायग्राम बनेगा आपका। जैसे आपको मैं बताती हूँ, देखो जैसे सपोज ये आपका यूज केस है, सॉरी सिस्टम की बाउंड्री है। अब आपने यहाँ पर कोई एक्टर बनाया, इस एक्टर ने सबसे पहले क्या करा, सपोज साइन अप करा। ठीक है। अब साइन अप करने के बाद जो दूसरा इसका आ रहा है कि साइन अप हो गया, तो अब ये क्या करेगा? लॉग इन करेगा। तो अब ये तो और क्लियर है, लॉग इन आपने करा, अब मैंने बताया कि इसमें पासवर्ड होना ही चाहिए, तो यहाँ पर मैं इंक्लूड करके क्या लिख दूंगी, यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी? पासवर्ड लिख दूंगी। ठीक है। अब पासवर्ड की हम कंडीशन देते हैं कि इट मे बी अल्फा न्यूमेरिक विद स्पेशल कैरेक्टर, कहीं पर नहीं रहता है, तो आप एक्सटेंड करके वो वाला फंक्शन भी यहाँ पर बना सकते हो। देखो
इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ अ सिस्टम एंड हाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग दैट सिस्टम। ठीक है, अब जैसे लॉगिन के बाद जैसे अभी मैंने बताया कि आप प्लेस ऑर्डर करते हो, तो आपने यहाँ पर ऑर्डर प्लेस किया, तो आपने बोला कि आप जब तक लॉगिन नहीं कर सकते आप ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते। ऐसा हर सिस्टम में नहीं होता है कि लॉगिन करना कंपलसरी रहता है, हो सकता है आप डायरेक्ट ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो, तो उस केस में आप डायरेक्ट बना लोगे। लेकिन जैसे जोमेटो है जहां पर आपको लॉगिन करने के बाद ही आप प्लेस ऑर्डर कर सकते हो, तो वहां पर आप इसको इंक्लूड कर सकते हो उन दोनों को। और आप चाहें तो ये जो प्लेस ऑर्डर वाला है इस जगह पे बना सकते हैं कि यहाँ पर लॉगिन को इंक्लूड जो है वो प्लेस ऑर्डर। अब जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो वहां पर भी बहुत सारी चीजें रहती है, तो वहां पर आप एक्सचेंज और वहां पर आप इंक्लूड करोगे तो थर्ड लेवल पर आ जाएगा। मतलब आपका जो डायग्राम का फ्लो है, फर्स्ट फ्लो, सेकंड फ्लो, थर्ड फ्लो, ऐसा क्लियरली दिखना चाहिए, तब लगेगा कि हाँ किसी समझदार ने डायग्राम बनाया है जिसको बहुत अच्छे से यूज केस की कॉन्सेप्ट क्लियर है। दैट इज माय मेन पॉइंट। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिकल में अभी हम करेंगे